Hello everyone, this is Aprajda from evidyarthi.in. So let's continue the chapter number 2 from your history book, from trade to territory. ठीक है, trade to territory के हम जो हमारे टॉपिक बच गए थे उसको कंटिन्यू करते हैं. The claim to paramountcy. ठीक है, यहाँ पे CY लगाना लगता है हम भूल गए हैं, आपको इसको नजरअंदाज करना पड़ेगा. पैरामाउंटेसी होगा. ठीक है, पैरामाउंटेसी का मतलब क्या होता था? सुप्रीमेसी. ठीक है, सुप्रीमेसी पावर, यानी कि पैरामाउंटेसी का सिनोनिम अगर आप जानेंगे तो उसका नाम होगा, उसका मतलब होगा सुप्रीमेसी. अब क्या चाहते थे ये जो अंग्रेज थे ना, हमारे जो ईस्ट इंडियन कंपनी वाले जो इंडिया में आए थे, वो चाहते थे पूरे के पूरे इंटायर हमारे जो इंडिया है ना उस पर कब्जा करना चाहते थे. सुप्रीमेसी चाहते थे भाई, कोई नवाब को नहीं रहने देंगे, कोई रूलर को नहीं टिकने देंगे, सिर्फ हम राज करेंगे. उनका उद्देश्य बन गया था पूरी तरीके से भाई. सो पहला जो पॉइंट है उसको पढ़ते हैं. लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले जनरल गवर्नर रहे थे. 1813 से लेके 1823 तक रहे हैं. इन्होंने पैरामाउंटेसी का जो एक प्रोक्लेमेशन था, एक जो टॉपिक था, उसको इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा था. एंड अनेक्स्ड अफगानिस्तान एंड कर्नाटका बाय बैटल. अब पैरामाउंटेसी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कि भाई हम पूरे के पूरे इंडिया में अपना सुप्रीमेसी चलाएंगे, अपना पूरे का पूरा हड़प लेंगे इंडिया को धीरे धीरे करके. तो आप देख ही सकते हैं हड़प ही चुके थे. एंड उसके बाद हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ये देखिए, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो पहले गवर्नर जनरल रह चुके हैं. इसको आपकी डेट याद रखनी है, 1813 से लेके 1823 तक. ठीक है, तो क्या हुआ था, कर्नाटका में गए थे ये, किटूर में. कर्नाटका में किटूर एक शहर है, उधर गए थे. इन्होंने सोचा कर्नाटका को भाई हासिल करना बड़ा इजी होगा. वहां थी हमारी रानी चेन्नम्मा. रानी चेन्नम्मा वहां एक रानी थी और उन्होंने वहां आर्म्स लड़े थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने भी लड़ाई करी थी. लेकिन लास्ट में उनको भी ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया और उसके बाद 4 साल बाद उनकी मृत्यु हो चुकी थी. ठीक है, और अफगानिस्तान के बैटल्स भी, मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया से जहां पे अफगानिस्तान पड़ता है उसको उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया. धीरे धीरे इंडिया को कब्जे में कर रहे थे. सो आप देख सकते हैं, पंजाब वाज एनेक्स्ड आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1849. 2 वॉर्स लड़े गए, 2 वॉर्स वर फॉट. सो यहाँ पे सिख किंगडम की बात आ जाती है. सिंध को पहले ही हड़प लिया गया था और अब पंजाब किंगडम की बात चल रही थी. भैया आप यहाँ देख सकते हैं, ये है रंजीत सिंह जो सिख किंगडम के रूलर थे. और फिर क्या हुआ, सिख किंगडम का ये जो बहुत ही ज्यादा शूरवीर रूलर रहे हैं, इन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी को बहुत टाइम तक रोक के रखा था, 2 वॉर्स तक रोक के रखा था. लेकिन उसके बाद इनकी दुर्घटनावश डेथ हो गई थी. एंड उसके बाद पूरे के पूरे पंजाब को भी हड़प लिया गया था. देख रहे हैं आप कितनी धीरे धीरे करके ये लोग एक एक करके पूरे इंडिया को हड़प करते जा रहे हैं. सारे के सारे बड़े बड़े टेरिटरीज को अपने जेब में लाते जा रहे हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं बता रही हूँ. डेलहाउसी, ये देखिए, ये है हमारे डेलहाउसी. ये भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं. 1848 से लेके 56 तक इन्होंने अपना राज रखा है. इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वेयर इफ अ रूलर dies without giving a hair, his kingdom will collapse. इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं? इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई राजा अपना एक वंश देकर मर गया, यानी कि वंश देकर मरा है, तो वो आगे जाकर रूलर बनेगा. ये समझ बहुत इजी है. ठीक है, लेकिन अगर वो वंश देकर नहीं, अगर उसने वंश नहीं दिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि बिना वंश दिए मृत्यु हो गई, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया जाएगा उसकी टेरिटरी पे कि भाई तुम अपना वंशज नहीं दे पाए हो, तो तुम्हारी जो गद्दी है, जो टेरिटरी है, वो हमारे अंडर हो जाएगी. यानी कि इसके कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको देती हूँ. एग्जांपल्स है उदयपुर, नागपुर, सातारा, झांसी. आपको झांसी का एक बहुत इजी एग्जांपल है. झांसी की रानी कौन थी भाई? रानी लक्ष्मीबाई थी हमारी झांसी की रानी. इनके जो पति थे उनकी किसी डिजीज के कारण डेथ हो गई थी. ये इनके पति की डेथ उससे पहले हुई थी, मतलब कि उसके बाद में हुई थी जब इनका बच्चा हो चुका था. जब इनका बच्चा हो गया था उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी. एंड देन उसके बाद वो बच्चे की भी डेथ हो गई, यानी कि पति की भी डेथ हो गई, बच्चे की भी डेथ हो गई. और उसके बाद
जो इनको पता था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया जाएगा इनके ऊपर, सो इन्होंने एक सन को अडॉप्ट करा। लेकिन ब्रिटिशर्स आप जानते ही हैं निखट्टू हैं, वो तो मानेंगे नहीं, ब्लड ही चाहिए उनको, ब्लडेड हस्बैंड, मतलब ब्लडेड हस्बैंड चाहिए, ब्लडेड सन चाहिए, सब कुछ ब्लड लाइन में ही होना चाहिए। तो अडॉप्टेड सन को नहीं माना गया और तभी झांसी की रानी के साथ लड़ाई हुई थी। आपको वैसे नॉर्मल सी चीजें याद रखनी है, अगर कोई राजा अपने वंश को आगे बढ़ा के ही मर गया, आगे बढ़ाने से पहले ही मर गया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया जाता था, यानी कि उसका जो किंगडम था, उसका जो एक पूरा रूल था वो कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हमने कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन लोगों ने भाई इंडिया में तो कब्जा कर ही लिया था। अब ये लोग कब्जे के बाद इनका दूसरा क्या मेथड था, दूसरा ये लोग सोच रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना स्टार्ट कर दिया था। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स वेर कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ठीक है, आपको याद रखना है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाई गई थी, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट किया था, उनको ये क्या कहते थे, प्रेसिडेंसीज कहते थे। अब 3 प्रेसिडेंसीज उस वक्त पे थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। ठीक है, विद ईच गवर्नर ऑन इट, 3 कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड। इसका क्या मतलब हुआ, हर एक प्रेसिडेंसी पे एक एक गवर्नर रहेगा जो उसके ऊपर रूल करेगा। जैसे कि हमारे एक एक राज्य पे हमारा किंग रूल करता था, हमारे राजा रूल करते थे, वैसे यहाँ पे गवर्नर रूल करते थे। ठीक है, एंड 3 कोर्ट्स इस्टेब्लिश करे गए थे, खड़े करे गए थे। वो क्या कहते हैं, फौजदारी, मतलब कि क्रिमिनल कोर्ट, जहां पे क्राइम के केसेस आते थे, जहां पे क्राइम के केसेस से वारदातें होती थी, मतलब उसके ऊपर डीलिंग होती थी। नेक्स्ट आता था दीवानी, यानी कि सिविल कोर्ट, यानी कि अब दीवान भी कह सकते हैं उसको। सिविल कोर्ट होता था जहां पे प्रॉपर्टी के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, लैंड के ऊपर, इन सब के ऊपर लाइक सोशल केसेस आया करते थे। पावर्स वेर गिवन टू जमींदार एंड दारोगा। अब धीरे धीरे करके पावर ये लोगों में बांटने लग गए थे, मतलब धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी ना पावर की। सो दारोगास, पुलिस कह सकते हैं इनको, दारोगास को पुलिस भी कह सकते हैं, एंड जमींदार्स पे, इन लोगों के ऑफिस के पास पावर दी जा रही थी, मतलब इनका एक ऑफिस भी बनाया जा रहा था। अगर आपको कोई भी पुलिस केस करना तो आप डायरेक्ट जमींदार के ऑफिस जाएंगे या फिर पुलिस के ऑफिस जाएंगे। ठीक है, दारोगा के। इसी के साथ ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे हुआ करते थे भाई सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे कर्ली बाल नहीं होते थे, लाइक देख के फनी लग रहा है ना तो मतलब कर्ली बाल होते थे ये सुप्रीम कोर्ट में। हमने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, जो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर मूवीज होती है ना, मैंने तो भगत सिंह देखी है। भगत सिंह के अंदर जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, तब ऐसे करके गवर्नर जनरल ने कर्ली बालों वाली विग पहन रखी होती थी। अब ये असली होते थे कि नकली मुझे नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जो जज होते थे वो रहते थे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ। इन सिविल कोर्ट मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडियन लॉज कहां से आ गए इनके कोर्ट के अंदर। वो इस वजह से क्योंकि भाई ये लोग इंडिया में ही चला रहे हैं ना, अपना इंडिया में ही शासन कर रहे हैं, तो थोड़ा इंडियन लॉज, इंडियन लोगों को तो डालना पड़ेगा ना थोड़ा। ठीक है, सो मौलवी यानी कि मुस्लिम तरीके से, यानी कि आपको जानना है कि 2 रिलीजन थे जो सबसे बड़े मेजर रिलीजन थे, जो थे मुस्लिम और हिंदू। ठीक है, तो हिंदूज की तरफ से हिंदू पंडित गए थे, बहुत सारे 11 से 12 पंडितों को एक साथ बुलाकर उनको लॉ बनाने के लिए बोला था, और मौलवीज को मिलके लॉ बनाने के लिए बोला था। उसके बाद उन जो हिंदी लॉज थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया गया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सिविल कोर्ट है। देखिए कितने सारे लोग आगे पीछे ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक सभा हो रही है। यहाँ पे सिविल कोर्ट मतलब डिबेट हो रहा है, बातें चल रही हैं, लोग आइडियाज शेयर कर रहे हैं और जो मेन कंक्लूजन पे है उस पर पहुंच रहे हैं। तो ये सिविल कोर्ट ऐसा होता था। क्राइम कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती। तो जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे वो किसके अंडर रहते थे, काजी एंड मुफ्ती, यानी कि काजी और मुफ्ती उसके लॉज एंड ये सब लिखते थे और उनको ट्रांसलेट भी किया जाता था। द कंपनी आर्मी। अब आपको भाई, अब हमने अभी तक क्या क्या देखा, वो था कि टेरिटरी को अनेक्स करना, मराठा, मद्रास, बंगाल, पता नहीं कहां से उन्होंने टेरिटरी अनेक्स करी। ठीक है, अनेक्स करने के लिए भाई कौन चाहिए होता है,
वो खुद थोड़े ना लड़ने जाते थे, आर्मी लगती थी, ठीक है, आर्मी लगती थी, कुछ चेंजेस करे गए थे, कुछ पुराने चेंजेस को अलग करा गया था, बहुत सारी चीजें थी वो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जो कंपनी आर्मी थी, जब ये इसके अंदर आपको याद रखना है कि इंडियंस भी इसके अंदर रहते थे, ब्रिटिशर्स तो रहते थे, साथ ही साथ इंडियन सोल्जर्स भी इसमें रहते थे, ठीक है। कंपनी कॉपीड मुगल मेथड्स एंड क्रिएटेड एन आर्मी विद कैवलरी, इन्फेंट्री। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो पहले टाइम पे मुगल जो थे, मुगल जो रूल करते थे, उनसे हमारी कंपनी जो थी ना, ईस्ट इंडियन कंपनी, उसने कॉपी कर ली। कहाँ कॉपी करी? इन्फेंट्री और कैवलरी बनाने में। जैसे कि मुगल रूलर्स क्या करते थे, अपने जितने भी जो सिपाही होते थे उनको तीर कमान में, तलवारबाजी में, बहुत सारी चीजों में ट्रेनिंग देते थे। तो ये लोग भी सेम करने लग गए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैवलरी किसको कहते हैं। आप देखिए, जो घुड़सवार होते हैं ना, जो मतलब घोड़े पे बैठते हैं, घोड़े की बैक पे बैठ के जो अटैक करते हैं, उनको कहते हैं कैवलरी, ठीक है। इन्फेंट्री किसको कहते हैं? जो फुट सोल्जर्स होते हैं, जो पैदल चलते हैं, उनको कहते हैं इन्फेंट्री, ठीक है। और ये लोग भी आर्चरी यानी कि तीर कमान, जो तीरबाजी होती है, उसमें भी ये लोग ट्रेनिंग देने लग गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्मी गॉट डिक्लाइंड ड्यू टू हैविंग matchlock and musket in battle with Egypt, Burma and Afghanistan। भाई दो वर्ड थोड़े अजीब लगे ना, मैचलॉक और मस्केट, ये क्या होता है? इसको जरा इजीली समझते हैं। मैचलॉक और मस्केट गन्स को कहा जाता था। गन्स एक बड़ी बड़ी गन्स होती थी, लोड करो मार दो। तो ऐसी गन्स भी इंट्रोड्यूस हुई थी, और उस वक्त पर इंडियन सोल्जर्स को गन्स नहीं चलानी आती थी, इसलिए जो ये इंडियन आर्मी जो उन्होंने बनाई थी वो धीरे धीरे करके लुप्त हो चुकी थी, धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लग गई थी। एंड मैचलॉक और मस्केट्स आ गए थे। वो कहाँ जरूरत पड़ी थी? इजिप्ट, बर्मा और अफगानिस्तान में। अब आपको अगर लग रहा है ना कि ईस्ट इंडियन कंपनी पूरे इंडिया पर राज करके बैठी थी और कहीं नहीं, तो ये वो जगह है जहां पे उन्होंने और भी राज करा था। इजिप्ट में गए थे, अफ्रीका में गए थे, अफगानिस्तान में गए थे, बहुत सारी जगहों पे इन्होंने भाई अपना कब्जा बिठा लिया था। एंड वहां पे अच्छे से लड़ने के लिए, लाइक लोगों को बिल्कुल धराशायी करने के लिए ये लोग मस्केट और मैचलॉक यूज करते थे, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, चैप्टर की एंडिंग पे पहुंचते हैं हम लोग। चैप्टर की एंडिंग में हमें यही पता चलता है कि पूरा का पूरा उन्होंने एक एम्पायर खड़ा कर दिया था विद 70% ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल, 60% लैंड टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडिया पर ही कंट्रोल पूरा बैठा चुके थे अपना, ठीक है। टेक्नोलॉजीज वेयर इंट्रोड्यूस आफ्टर दिस। अब क्या हुआ था, ये जो पूरा लड़ने लड़ाने की बातों के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, ये हड़पा वो हड़पा बैटल ये सब करने के बाद, इन्होंने उसके बाद किस पे ध्यान दिया? टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। स्टीम इंजन क्रिएट करे। स्टीम इंजन क्या होते हैं? स्टीम शिप्स भी कह सकते हैं आप इनको। जैसे कि एक देश से दूसरे देश तक आने के लिए तब एरोप्लेन तो थे नहीं, तब थे स्टीम शिप्स, और स्टीम शिप्स क्रिएट करे जिससे ब्रिटिश आर्मी जल्दी से इंडिया पहुंच पाए, ये इंडिया से जल्दी से हमारा ट्रेडिंग का गोदाम का जितना भी माल होता है वो जा पाए, ठीक है। तो इसके बाद टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया था। और ये देखिए ईस्ट इंडियन कंपनी का कुछ इस तरीके से लोगो था, यानी क्या लिखा है, डीओ दीवांचे, यानी क्या क्या लिखते थे ये लोग, हमें समझ नहीं आता। बस ये ऊपर का पढ़िए आप, ईस्ट इंडियन कंपनी का ये पूरा का पूरा देखिए, जो फ्लैग लगे हुए हैं, काफी रॉयल लुक दे रहा है। सो समझ लीजिए एक परचम लहरा रहा था इंडिया में उस वक्त पे, इंडिया का परचम नहीं था। सो इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। एंड अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।